श्री राम तकनीकी संस्थान लिंक रोड जांजगीर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हम आपने देखा होगा हमने बहुत सारे पहले ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए यूट्यूब में अपलोड किया है। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ बताएंगे, तो देखिएगा ध्यान से। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जिसको हम कोई विशेष कार्य को करने के लिए बनाते हैं। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, मतलब किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि बहुत सारे प्रोग्रामों का संकलन होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे आजकल जो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, इनका मुख्य कारण यही है क्योंकि हमको वर्तमान में कोई भी काम करना है तो हम नहीं चाहते कि हमको घर से बाहर जाना पड़े। तो चूंकि अब नेट की सुविधा जो है वो बहुत ही आसान हो चुकी है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो सॉफ्टवेयर है, कहीं पेमेंट करना है तो सॉफ्टवेयर है, कोई फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कहीं कुछ शिकायत दर्ज कराना है तो सॉफ्टवेयर है। मतलब हर कार्य जो जिसके बारे में पहले हमने कभी सोचा नहीं था, जिस कार्य को करने के लिए हमको 10-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाइक से साइकिल से ट्रेवल करना पड़ता था, वो सारे काम आज हम अपने घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन मैं आपको फिर से समझाऊंगा। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क। पर अब यहाँ पे एक शब्द और आता है, प्रोग्राम क्या है। तो सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम के कलेक्शन से बनता है, वैसे ही जो एक प्रोग्राम होता है वो बहुत सारे स्टेटमेंट के कलेक्शन से बनता है। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम है 2 अंकों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो जैसे एक छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं कि बेटा पहले 2 अंकों को लिखो, फिर इसका टोटल निकालो, फिर इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है वो लिखो। तो जैसे हम उसको एक एक स्टेप सिखाते जाते हैं और उन एक एक स्टेप को फॉलो करके 2 अंकों को जोड़ना सीखता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना सीखता है। तो जैसे जैसे हम इन चीजों को सिखाते जाते हैं वो सीखता जाता है। ठीक है, फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि उसको कंप्लीट मैथ्स समझ में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले हमने उसको एक प्रोग्राम सिखाया ऐड का, फिर एक प्रोग्राम सिखाया मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, एक सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, तो ओवरऑल ये कहलाता है हमारा प्रोग्राम। जब कोई चीजों को आप छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में करते हैं, ठीक है, और अलग अलग हिस्सों में करने के लिए उनको अलग अलग स्टेटमेंट उसका तैयार करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर टास्क, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों है हमको। ठीक है, तो अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं जिसका आंसर मेरे ख्याल से आप सभी को पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आज से 4 साल 5 साल पहले क्वेश्चन बनता था, पर वर्तमान में तो हर किसी व्यक्ति को पता है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। MS वर्ड में हम टाइपिंग करते हैं, लेटर बनाते हैं। MS एक्सेल में हम टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, MS पावर पॉइंट हम प्रस्तुतिकरण के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास उपलब्ध हैं और हम इन सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, साउंड सिस्टम, अगर हमको सॉन्ग अगर सुनना है, ऑनलाइन वीडियो देखना है, ठीक है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस कोरोना काल में। कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटीज हम जो करते हैं, एक्टिविटी सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं और वहां से हमारा मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रहा है, मीटिंग चल रहा है और हम मीटिंग अटेंड भी कर पाते हैं। इससे हमारा समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। सामने हम जहां पर जाते वहां पर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो सारा चीज बच जा रहा है और काम वही हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर कट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे कार्यों के लिए आजकल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ATM से पैसा निकालना है तो, हर जगह पे बिलिंग करना है तो, ठीक है, इवन आपको जो भी काम है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ठीक है, सभी के लिए आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप की तरफ। ठीक है, सॉफ्टवेयर का कौन कौन सा प्रकार होता है। तो पहले बेसिकली सॉफ्टवेयर को 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार में। ठीक है, सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि शुरुआत में ही आपको कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है वो कहलाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आप कभी देखेंगे, आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप सिंपल एक टीवी को ऑन करते हैं तो बटन प्रेस करते हैं, टीवी आपका ऑन हो जाता है। ठीक है, पर आजकल जो नया लेटेस्ट टीवी आया आपने देखा होगा, जो जिसको हम स्मार्ट टीवी कहते हैं, इसको आप ऑन करेंगे तो तुरंत ऑन नहीं होता, ये थोड़ा सा समय लेता है। थोड़ा सा समय ऐसे ही लेता है, थोड़ा सा समय जो लेता है वो अपने सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए लेता है। ठीक है, क्योंकि उसको अपने सॉफ्टवेयर को लोड कराना पड़ेगा। वैसे ही हमारा जो कंप्यूटर होता है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं। तो जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे बाकी सॉफ्टवेयर को चला नहीं सकते।
तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिर्फ सिस्टम के हेल्प के लिए बने होते हैं। दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पूरे सिस्टम को चलाता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करने के लिए, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों के लिए अलग अलग बनाया जाता है। जैसे टाइपिंग करना तो MS वर्ड है, टेबल बनाना है तो MS एक्सेल है, अगर आपको कोई प्रस्तुतिकरण देना है तो MS पावर पॉइंट है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिनका यूज करके हम अपने विशेष कार्य को संपादित करते हैं। तो ये क्या रहता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो अदर सॉफ्टवेयर। अदर मतलब आपके एक्स्ट्रा यूजर्स के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, वो कहलाते हैं हमारे अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हमने 4 बेसिक टाइप तो देख लिया, अब इन 4 बेसिक टाइप को और कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आगे हम इसी वीडियो के अगले पार्ट में, अगले एक आध पार्ट में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट एक चैप्टर। पर फिर भी मैं अभी आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हल्का सा बताना चाहूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी पूरे सिस्टम के हर एक एक्टिविटी को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है। मतलब शुरू से लेकर आपके सिस्टम को जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो वहां से लेकर आपके सिस्टम को आप प्रोसेस करते हैं और लास्ट में जब शट डाउन करते हैं, यहां तक हर एक्टिविटी को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इवन शॉर्टकट में तो कई लोग कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके सिस्टम की आत्मा है। आत्मा ऐसे है, ये इनपुट लेता भी है, प्रोसेस करने के लिए इसको प्रोसेसर के पास भेजता भी है और आउटपुट देने वाले को भी इंटीमेट करता है कि आपको आउटपुट देना है, तो इसके लिए आप एक्टिव हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की है। क्लियर है, तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला जो होता है हमारा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे एक मनुष्य जो होता है, मनुष्य हिंदी, इंग्लिश इन सब भाषाओं को समझता है, तो वैसे ही कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा को समझता है जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, जैसे ये 1 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से। कहने का ये मतलब है कंप्यूटर सिर्फ 2 शब्दों को समझता है, 1 और या 0। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे एस भी लिखना है तो इसके लिए मुझे 1 1 0 1 1 1 0 0 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये एग्जैक्ट कोडिंग नहीं है। तो अगर हम ऐसा याद रखें तो क्या संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए हमारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमको यह सुविधा दिया गया कि अगर मुझे सत्य प्रकाश लिखना है तो मैं SATYA लिखूंगा। ठीक है, पर हमारे सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमको यह सुविधा देता है कि हम ये लिखें और वो ऑटोमेटिकली इसको 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 इस तरीके की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, पर ये इसको इसमें कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर कुछ तो हमको चाहिए, तो इसी कार्य को पूरा करता है कंपाइलर। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में एक कंपाइलर लगा होता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंपाइलर। ठीक है, क्लियर है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में। ठीक है, जो हम ABCD लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, पर कंप्यूटर जिसको कन्वर्ट करके अपनी भाषा में समझता है वो कहलाता है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो कंपाइलर का होता है। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो अगला हमारा सॉफ्टवेयर है इंटरप्रेटर है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर जो है वो बिल्कुल कंपाइलर जैसा ही है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पर जैसे कंपाइलर एक बार में कंप्लीटली एक पेज को कन्वर्ट कर देता है, वैसे ही इंटरप्रेटर एक बार में सिर्फ एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है असेंबलर। ठीक है, एक और सॉफ्टवेयर है हमारा असेंबलर। असेंबलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को सीधे लो लेवल में कन्वर्ट करने की बजाय एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है असेंबलर। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये है हमारा असेंबलर। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, लिंकर और लोडर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लिंकर होता है ये किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, एग्जीक्यूट होने से पहले, ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्ट कोड हैं इनको व्यवस्थित करता है, इनको असेंबल करता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले इनके सोर्स कोड को प्रॉपर अरेंज करता है, इनको इस तरीके से व्यवस्थित करता है, ठीक है, ताकि ये एग्जीक्यूट होने के लिए जा सके। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, लिंकर का। और जो लोडर होता है, ठीक है, ये जो लोडर होता है ये किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, एग्जीक्यूट होने के लिए आगे बढ़ाता है। ठीक है, और हम ये कहें कि अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है तो उसको लोडर जी जो है क्या करेगा, सिस्टम पे अपलोड करेगा ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो ये दोनों काम है लिंकर और लोडर का, ये दोनों मिलकर करते हैं। एक जो है उस प्रोग्राम को असेंबल करता है और जो लोडर है इस प्रोग्राम को लोड करके एग्जीक्यूट होने के लिए आगे फॉरवर्ड करता है। आगे हम देखते हैं डिबगर। ठीक है, तो जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि है इसकी जांच करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो ये काम डिबगर करता है। जो डिबगर है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले चेक करता है कि इसमें कोई एरर है, अगर एरर है तो वो सारी सूचनाएं हमको देगा कि आपके प्रोग्राम के कौन से लाइन पे कहां पर एरर है। ठीक है, ये बताने के बाद, ठीक है, हम उस त्रुटि को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम हम रन करेंगे। ठीक है, अगर वो त्रुटि सॉर्ट आउट हो गया है हमारा प्रोग्राम रन करेगा और जो हम आउटपुट चाहते हैं वो हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा डिबगर। ठीक है, तो ये था हमारा डिबगर। अब हम चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में देखेंगे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे एक हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क में लगातार हम डाटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने आज किया, कल किया, परसों किया, लगातार किया। ठीक है, ABCD ऐसा करके हम एक सिंपल समझते हैं कि ABCD का हमने लोकेशन दिया है, हम डाटा स्टोर करते गए। सडनली क्या होता है कि अगर हम कोई डाटा हमारे काम का नहीं है, मान लीजिए C हमारे किसी काम का नहीं है, हमने वो डाटा डिलीट कर दिया, पर हमने डाटा तो डिलीट किया पर वो स्पेस अभी भी C के नाम से कैप्चर है। ठीक है, और ऐसे ही करते करते 10-12 जगहों पे हमने डाटा डिलीट किया पर वो लोकेशन अभी भी कैप्चर्ड है, तो अगला जो डाटा आता है उसके लिए वहां पे स्पेस नहीं बचता है। ठीक है, तो अगर हम डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन फिर से पूरे मेमोरी एलोकेशन को चेक करेगा और उनको प्रॉपर फिर से जगह एलोकेट करेगा और उसके बाद बचे हुए जगह को फिर से वो हमको दूसरे डाटा को लाने के लिए उपलब्ध कराएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कमरे में सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोग अस्त व्यस्त तरीके से बैठे हैं, कोई इधर बैठा है कोई इधर बैठा है, तो जहां पर 30 चेयर लग सकते हैं वहां पर मुश्किल से 25 या 20 चेयर आएंगे, पर अगर हम उनको व्यवस्थित करते हैं दोबारा तो वहां पर 30 चेयर लाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही मेमोरी में बार बार डाटा डालना और डिलीट करने के कारण कुछ मेमोरी हमारे वेस्ट हो जाते हैं, तो इन वेस्टेज मेमोरी को फिर से यूटिलाइज करने का काम जो करता है वो है हमारा डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, आगे हम चलते हैं हमारा जो अगला है एंटीवायरस। तो आप सभी जानते हैं कि आपके बहुत ही सरल है, इसका पूरा हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में किसी भी वायरस को घुसने से रोकता है और अगर मान लीजिए कोई वायरस घुस भी गया तो उसको डिलीट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यह है हमारा एंटीवायरस, इसका पूरा एक चैप्टर हम आगे देखेंगे। अगला हम देखते हैं डिस्क स्कैनर। ठीक है, डिस्क स्कैनर जो होता है वो आपको आपके हार्ड डिस्क को पूरी तरीके से स्कैन करके ये बता सकता है कि आपके हार्ड डिस्क में स्पेस है या नहीं है। ठीक है, अगर कितना स्पेस कैप्चर्ड हुआ है, यूज हुआ है, कितना स्पेस अभी कैप्चर होना बाकी है, इन सारी सूचनाओं को देने वाला है आपका डिस्क स्कैनर। ठीक है, आगे हम देखते हैं डिस्क का जो है बैकअप। ठीक है, तो बैकअप का अगर आप एक बार यूज करते हैं तो आपका सिस्टम में जितना भी डाटा है उसका आप एक बैकअप बना के रख सकते हैं। अगर किसी कारण से कभी आपका सिस्टम क्रैश हुआ तो आप उस बैकअप का यूज करके अपने सिस्टम में दोबारा डाटा ला सकते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं आपके व्हाट्सएप में आजकल होता है, आप व्हाट्सएप में जैसे ही आप बैकअप ऑप्शन करते हैं तो आपका पूरा डाटा बैकअप हो जाता है। कभी आप किसी कारण से मान लीजिए व्हाट्सएप को डिलीट कर दिए और व्हाट्सएप को फिर से इंस्टॉल करते हैं तो उसी बैकअप के माध्यम से पूरा डाटा हमारा वापस आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन आपके पास उपलब्ध होता है। ठीक है, बैकअप में आपके सिस्टम पे अगर आप एक बार बैकअप कर देते हैं तो आपका डाटा स्टोर रहता है और जैसे ही आपने सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया फिर से बैकअप करेंगे तो आपका डाटा पूरा का पूरा आपको बैकअप होकर वापस मिलेगा। लास्ट में डिस्क कंप्रेशन, ये बहुत ही यूजफुल है। डिस्क कंप्रेशन, अगर आपके पास कुछ फाइल्स हैं और आप चाहते हैं कि अभी अगर मान लीजिए ये 50 MB ले रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसका जो MB है थोड़ा कम करना है क्योंकि मेरा सिस्टम का जो स्पेस है फालतू में कैप्चर हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो डिस्क कंप्रेशन का यूज करेंगे और डिस्क कंप्रेशन का जैसे ही आप यूज करेंगे तो अगर वो 50 MB तो बहुत ज्यादा तो कम कंप्रेस नहीं कर सकता पर एटलीस्ट आपको 40 MB लाके जरूर दे देगा। अगर डाटा 50 MB का है तो कम से कम 40 MB आपका डाटा जरूर हो जाएगा। तो ये काम करता है हमारा डिस्क कंप्रेशन। ठीक है,
आगे हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहला हमारा वर्ड प्रोसेसर, जैसे एमएस वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अथाह है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन में सभी जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर व्हिच वी यूज फॉर डूइंग एनी स्पेसिफिक टास्क। इस स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और स्पेशली अभी तक हमने दो जो देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो विशेष रूप से बनाया गया था सिस्टम के लिए। ठीक है, सिस्टम के लिए और सिस्टम के उपयोग के लिए। पर ये जो तीसरा है ये पूरी तरीके से यूजर को डेडिकेटेड है। ठीक है, यूजर को डेडिकेटेड है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए बनाया गया है। जैसे टाइपिंग करना है तो एमएस वर्ड है, कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर है, पेंट करना है तो आपके पास एमएस पेंट है। ठीक है, टेबल बनाना है, डाटाबेस बनाना है तो आपके पास एमएस एक्सेल है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे, हम उसका कोई उदाहरण नहीं दे सकते। अगर हम कोई भी चीज नया बनाते हैं कि हमको ये काम करना है हमारे यूजर के लिए, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने जो सोच लिया इस काम के लिए, मतलब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। ठीक है, अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो अदर सॉफ्टवेयर है, इसमें सबसे पहले आता है फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर होता है जो नेट में आपके लिए पूरी तरीके से मुफ्त में उपलब्ध रहता है, जिसको आप डाउनलोड करके फ्रीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर होता है। पर फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, फ्रीवेयर और शेयरवेयर। फ्रीवेयर और शेयरवेयर को समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहले क्लियर समझ लीजिए, फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो नेट में आपके लिए फ्री में उपलब्ध है, ये कहलाता है फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर। और दूसरा होता है हमारा फ्री डोमेन के दो भाग, तो फ्रीवेयर और शेयरवेयर। तो फ्रीवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो लाइफ टाइम इंटरनेट में उपलब्ध है और आप जिसको जब चाहें तब उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पर दूसरा यही होता है शेयरवेयर। शेयरवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए नेट में कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ। ठीक है, मान लीजिए MS 20 आ गया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट 20 आ गया 2020, मतलब एकदम नया है। पर उसके प्रचार के लिए उसको क्या चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रचार के लिए उसको डाउनलोड फ्री में करती है, डाउनलोड का सुविधा फ्री में उपलब्ध कराते हैं। तो एक यूजर जो उसको डाउनलोड करता है, पर यूजर उसको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ट्रायल के रूप में देख सकता है। जैसे ही वो 16वें दिन उसको खोलेगा, वो ऑप्शन जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन नहीं होगा। वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू विल हैव टू रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर जब आप करेंगे तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये 15 दिन आपको टेस्टिंग के लिए दिया जाता है और 16वें दिन से आपको चार्ज पे करना रहेगा, अगर आपको लगता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर खरीदना है। तो ये कहलाता है शेयरवेयर, मतलब शेयर करके उसका एक मार्केटिंग किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, ताकि अगर किसी यूजर को वो पसंद आता है तो वो उसको खरीद सकता है। ठीक है, तो ये होता है शेयरवेयर। फ्रीवेयर मतलब जो लाइफ टाइम फ्री में उपलब्ध है, और शेयरवेयर जो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आपको फ्री में दिया जाता है और उसके बाद आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा शेयरवेयर। अब हम आगे चलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही कहना चाहिए महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में, फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर में आपको सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। पर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको उस सॉफ्टवेयर का पूरा कोडिंग, कहना चाहिए पूरा ऑब्जेक्ट कोड फ्री में डाउनलोड करने की सुविधा दे दिया जाता है। अब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप चाहें तो उस सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है, और बदलाव करने के बाद उसको आगे और शेयर कर सकते हैं। तो बदलाव का मतलब ये नहीं कि आप खराब करेंगे, हो सकता है कि कंपनी ने जैसा सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें आप और अच्छा कुछ कर सकें। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर की क्रांति आई कहा जाता है, वो इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कारण ही माना जाता है। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने पूरी दुनिया में मतलब क्रांति ला दिया। ठीक है, तो ये था हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है? ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब ये होता है, पहले जो भी आपको सॉफ्टवेयर बनाना होता था तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको थ्योरी लिखना पड़ता था। ठीक है, मतलब अगर हम सिंपल एक दो अंकों को जोड़ने का ही एक प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके लिए कम से कम हमको 15 से 16 लाइन लिखना पड़ता है। उन लाइन के बीच में अगर एक भी कैरेक्टर, अगर मैं इस कहूं कि एक सेमी कॉलन भी हमने लगाना छोड़ दिया तो हमारे प्रोग्राम में एरर आया था और प्रोग्राम को रन करना बहुत मुश्किल होता है। तो समय बदलते गया और 4th जनरेशन में आया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, इसमें अधिकतर काम इस तरीके से एक विंडो होता है। इस विंडो में इस तरीके का आप टूल ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे इनपुट कराना है तो आप टूल ले सकते हैं, यहाँ पे उनका बटन बना सकते हैं, सॉरी
आप लेवल ले सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से बटन बना सकते हैं, आप इनपुट कराएंगे, बटन प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट शो होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो टाइपिंग का जो कार्य था वो समाप्त हो गया आपके 4th जनरेशन लैंग्वेज में, और यहीं पे स्टार्ट हुआ हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हमारे सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में यही तक था। अगला जो भी हमारी जानकारी हम आपको अगले वीडियो पे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।